बात करते हैं इस बुलेटिन उत्तराखंड प्राइम की सबसे पहले खबर देहरादून से। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है। कोरोना कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। अब 8 जून तक प्रदेश में कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा। 8 जून तक उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा और इस बार सरकार ने कर्फ्यू के दरमियान कुछ ही मामलों में छूट दी है। अब हफ्ते में 2 दिन दुकानें खुलेंगी। राशन की दुकानें हफ्ते में सिर्फ 2 दिन खुलेंगी। 1 जून को और 5 जून को राशन की दुकानें खोली जाएगी। दुकान सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। 1 तारीख को स्टेशनरी और किताबों की जो शॉप है, जो स्टेशनरी शॉप है, वो खुल सकेंगी और आज पाबंदियां यथावत रहेंगी। तो बड़ी खबर, रियायत सिर्फ राशन की दुकानें खोलने में उनका जो वक्त है वो 1 बजे तक कर दिया गया है और इसके साथ साथ स्टेशनरी शॉप खुलेंगी। किताबें लेनी हो, पेन पेंसिल लेना हो, रजिस्टर कॉपियां लेनी हो तो उसके लिए स्टेशनरी शॉप खुलेंगी। रवि कैंतुरा इस खबर पर हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया गया है 8 तारीख तक, लेकिन इसमें जो रियायतें दी गई हैं वो रियायतें कौन कौन सी हैं, दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल राजीव, देखिए उत्तराखंड में एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। अब 8 जून की सुबह 6 बजे तक उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू लगेगा। इस वक्त जो है कुछ जो मामलों में बदलाव हुआ है, अगर हम वो बात करें तो 1 जून की अगर बात की जाए तो स्टेशनरी की दुकानें खुलेंगी, यानी कि किताबों की दुकानें। बच्चों की सहूलियत को देखते हुए फैसला लिया गया है। इस हफ्ते में 2 दिन 1 जून और 5 जून को भी राशन की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है, जिनका समय जो है सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। तो ये कुछ आंशिक संशोधन के साथ एक बार फिर से उत्तराखंड में एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही अगर बात करें तो तमाम जो पाबंदियां पहले से थी और जिस तरीके का पूरा एक शेड्यूल जो है तैयार किया गया था कोरोना कर्फ्यू के लिए, वो यथावत रहेगा। और इसके साथ ही जो कंटेनमेंट जोन है, जहां पर जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं उन पर पूरी तरीके से सख्ती रहेगी। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि जिस तरीके से सरकार सोच रही है और उसको देखते हुए एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा रहा है। सरकार की ये मंशा है कि जब तक उत्तराखंड में जो आंकड़े हैं वो 3 डिजिट तक नहीं हो जाते, तब तक कोरोना कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जा सकती। क्योंकि अभी अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 1200 से अधिक मामले उत्तराखंड में आए हैं। 32 मौतें उत्तराखंड में कोरोना से हुई हैं। तो लगातार जो हालात हैं वो पहले से सामान्य है, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसी को देखते हुए एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू अब बढ़ा दिया गया है और ये लगभग लोगों की मांग भी थी कि कर्फ्यू अभी जो है बढ़ाया जाना चाहिए। और सीधे तौर पर जब हम 10,000 के करीब 24 घंटों में आंकड़ों पर पहुंच रहे थे और अब हम 1200 पर आ गए हैं, तो सीधे तौर पर कोरोना जो कर्फ्यू रहा है पूरे 1 महीने का वक्त हो चला है, उसी को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि इसी के परिणाम जो है अब देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह है कि अभी सरकार बिल्कुल भी जो है कोई लापरवाही नहीं करना चाहती और इसी वजह से अब 8 जून की सुबह तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। 8 जून के बाद भी ये देखा जाएगा कि क्या मामले कम हुए हैं और खासतौर पर मौतों के मामलों में किस तरीके की कमी आ रही है। इसको देखते हुए आगे ही कुछ रियायतें दी जाएंगी। फिलहाल 8 जून की मॉर्निंग तक वही कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और कुछ जो आंशिक जो संशोधन हुए हैं वो हमने अपने दर्शकों को बताया। जी रवि, आप हमारे साथ बने रहे तो जानकारी आपने भी दी दर्शकों को कि कोरोना के जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं और बीते 24 घंटे में जो केसेस आए हैं वो 1226 ही हैं। जबकि मौतों की बात करें तो 32 लोगों की उत्तराखंड में मौत हुई है। ये कोरोना का अपडेट है कि केसेस में अब कमी दिख रही है। 1927 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में अभी 30,357 एक्टिव केसेस हैं। ये संख्या काफी ज्यादा है एक छोटे से प्रदेश के लिहाज से। अगर हम जिलेवार बात करें तो देहरादून से 241 केस, हरिद्वार से 159 केस, पिथौरागढ़ से 276 केस, यानी कि देहरादून से ज्यादा केस तो पिथौरागढ़ से आए जो कि पहाड़ी जिला है। पौड़ी से 100 केस, टिहरी से 94, उधम सिंह नगर से 89, चमोली से 87, नैनीताल से 59, रुद्रप्रयाग से 50 केस, उत्तरकाशी से 24, चंपावत में 22, अल्मोड़ा में 21 और बागेश्वर में कोरोना के 4 केस मिले हैं। रवि हमारे साथ बने हुए। रवि, जो ये आंकड़े आए हैं इसमें ये चिंता वाली बात है कि अब तो देहरादून में केसेस कम है, पिथौरागढ़ से ज्यादा केसेस आए हैं, यानी कि पहाड़ में क्या गांव-गांव तक मानकर चलें हम कि कोरोना पहुंच गया, जिस तरह से अब केसेस पहाड़ों से आ रहे हैं? निश्चित तौर पर राजीव, आपने बहुत वाजिब बात की है कि जिस तरीके से पहाड़ों के जो हालात हैं वो लगातार जो है अब कहीं ना कहीं वहाँ पर अगर संख्या देखें तो अभी हम देहरादून यानी कि मैदानी ज़िले से ज़्यादा पहाड़ी ज़िलों में जो है आंकड़े अगर आ रहे हैं तो ये बेहद चिंताजनक है। इसको लेकर पूरी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से पहाड़ी ज़िलों पर खास तौर पर फोकस किया जा सके और वहाँ पर जो है किस तरीके से इन मामलों को कम किया जा सके। हालांकि पहले की अपेक्षा कुछ मामले ज़रूर कम हुए हैं, लेकिन अभी भी जिस तरीके से जो मामला है, अगर 200-150 इस तरीके के मामले पहाड़ी ज़िलों में है तो वो कहीं ना कहीं चिंता है। अभी
कड़ी लगातार जो राज्य सरकार की बनी हुई है और लोगों की बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पर हमें पता है कि स्वास्थ्य सेवाएं अगर पहाड़ों की बात करें तो उस तरीके की नहीं है। चाहे हम यातायात की बात करें तो वो उस तरीका का नहीं है, और ऐसे में जिस भी तरीके की दिक्कतें जो है लोगों को होती हैं तो उनको जो है तुरंत सुविधाएं वहाँ पर जो है नहीं मिल पाएंगी। तो ऐसे में आज पहाड़ी ज़िलों की जो हालात उत्तराखंड में हुए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ रही हैं, और उन्हीं गलतियों को सुधारने का जो वक्त था उस वक्त पर काम नहीं किया गया। आज मामले लगातार पहाड़ों में बढ़े हैं। मौतों का आंकड़ा भी अगर हम बात करें तो पहाड़ों में मौतों का आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो लगातार इस पर जो है बहुत ज़्यादा आज जो है इस कंट्रोल करने की आवश्यकता है, जिसको लेकर लगातार सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, जिलाधिकारी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हालांकि कुछ राहत जो है दिखाई दे रही है, लेकिन पूरी तरीके से जिस तरीके का नियंत्रण होना चाहिए था वो पहाड़ों पर अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन चिंता वाली बात है तो पहाड़ में जो लोग हैं वो नियमों का पालन लगातार करते रहें, यही अच्छा है आपके लिए और इर्द गिर्द के लोगों के लिए। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में कोरोना से निपटने के लिए सेना ने कमान संभाल ली और अल्मोड़ा के चौखुटिया में सेना ने 10 बेड का एक कोविड सेंटर बनाया है। इस कोविड सेंटर की स्थापना कांगो ब्रिगेड की 14 डोगरा बटालियन ने किया है। कोविड सेंटर की शुरुआत ब्रिगेडियर ब्रजेश कुमार ने की। कोविड सेंटर तैयार कर सेना ने सिविल प्रशासन को सौंप दिया है। अब इस कोविड सेंटर से दूर दराज के लोगों को तुरंत इलाज में मदद मिल पाएगी, और यही दरकार भी थी कि सेना जब मैदानी हिस्सों में इतने कम वक्त में अस्पताल बना रही है, टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, तो पहाड़ों में भी ये बनाए जाए। और चौखुटिया में कहीं ना कहीं जो कुमाऊं का जो एरिया है, बल्कि पौड़ी से जो सटा हुआ कुछ हिस्सा है, शायद वहाँ के लोगों को भी, चमोली से जुड़े हुए चमोली के हिस्से के रहने वाले लोगों को भी इससे कुछ फायदा तो जरूर मिलेगा। 10 बेड का कोविड अस्पताल यहाँ पर खोला, और हमने पीडब्ल्यूडी का ये पूरा जितना हमारा यहाँ पर निरीक्षण भवन था, हमने इसको पूरा का पूरा जो है कोविड अस्पताल के लिए दे दिया गया है। इसके अंदर पूरी फैसिलिटियाँ हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी अंदर पूरी बनी हुई है, और साथ ही साथ जो है इसमें हमारा प्रशासन और हमारे डॉक्टर भी इसमें लगे हुए हैं। सारे डॉक्टरों की वजह से हमारे लोकल के डॉक्टर जो हैं, जो सामुदायिक केंद्र चौखुटिया के अंदर में है, वो लोग भी सब यहाँ पर हाथ बटाने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में जारी टीकाकरण अभियान में और तेजी आएगी। राज्य में 45 प्लस वालों के लिए वैक्सीन आने का सिलसिला जारी है। रविवार को 1 लाख कोरोना वैक्सीन उत्तराखंड में पहुंची। अब 18 प्लस वालों की वैक्सीन आने का इंतजार। तो उत्तराखंड वैक्सीनेशन के मामले में कम से कम बहुत पीछे दिखाई दे रहा है। जहां दूसरे राज्यों में 18 प्लस वालों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन उत्तराखंड में 45 प्लस वालों के लिए अभी डोज आए हैं। 18 प्लस 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन आनी अभी बाकी है, यानी कि उत्तराखंड के युवाओं को थोड़ा इंतजार करना होगा। टिहरी के दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत पहुंचे और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ सीएम नई टिहरी के जिला अस्पताल में पहुंचे। यहां पर सीएम ने कोविड सेंटर के निरीक्षण के दौरान पीपीई किट पहनी और कोविड मरीजों का हाल जाना। सीएम टिहरी को करीब 95 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे, जिसमें नई टिहरी कोविड सेंटर भी शामिल है। 50 बेड के कोविड सेंटर में मौजूदा वक्त में 8 मरीज भर्ती हैं। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की हिदायत दी और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस दौरान सीएम ने जॉली ग्रांट प्रबंधन से भी स्वास्थ्य सेवाओं की रिपोर्ट ली। और अंकित मित्तल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। इस वक्त टिहरी से हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, मुख्यमंत्री का टिहरी का दौरा, अब तक किन किन कार्यक्रमों का हिस्सा बने हैं, कहां पर निरीक्षण करने के लिए गए हैं और अभी क्या क्या कार्यक्रम उनके बाकी हैं, बताएं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला अस्पताल बोराडी का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए। सीएम ने करीब 95 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर मंत्री सुबोध उनियाल और प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहे। सीएम ने पीपी किट पहनकर कोविड सेंटर का भी निरीक्षण किया और मरीजों से स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी ली कि उनको क्या सुविधा मिल पा रही है और क्या नहीं मिल पा रही है। जी, तो अंकित, मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे टिहरी में? मैं बताना चाहूंगा आपका, मुख्यमंत्री का शाम तक का प्रोग्राम है। अभी अधिकारियों के साथ बैठक चली है, उसके बाद वो नरेंद्र नगर कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण करेंगे। जो अंकित सौगात मिली है टिहरी वासियों को 95 करोड़ की, उसमें क्या क्या है?
अंकित, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 95 करोड़ की योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। टिहरी के दौरे पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अभी अधिकारियों के साथ इस वक्त चर्चा कर रहे हैं और सौगात दे दी गई है। देहरादून स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखा। कांग्रेस ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, बढ़ती महंगाई के विरोध में 1 घंटे का मौन उपवास रखा और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में जिला, शहर और ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस ने मौन उपवास रखकर सरकार पर निशाना साधा। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मौन उपवास रखा। देश और प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में है, आपके सामने है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे, लेकिन महंगाई अपने चरम पर है। गरीब आदमी का जीना दूर अब हो गया है। दूसरी बात जो है, कोरोना की महामारी और ब्लैक फंगस की महामारी से सरकार निपटने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। कोई व्यवस्थाएं समय रहते हुए सरकार नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कोरोना और ब्लैक फंगस के माध्यम से जो हज़ारों हजार लोगों की जो अकाल मृत्यु हुई है, इन मृत्यु के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो उत्तराखंड की सरकार जिम्मेदार है। महामारी आई वो एक बात है, महामारी को हटाने के लिए जो प्रयास करना चाहिए था, ये काम देश की सरकार और राज्य की सरकार था। दोनों ही सरकारें इसमें फेल हो गई। आज आदमी एक तो कोरोना के नाम से पीड़ित है, पहले तो बेड ही नहीं मिल रही थी, अब सारी बेड खाली है। जो नया भी बनाने जा रहे हैं उसमें भी नहीं। ऑक्सीजन की जो कमी हुई वो सरकार की लापरवाही और सही मैनेजमेंट ना होने के कारण हुआ। उसकी कमी से भी तमाम लोग मारे गए। देहरादून में सेवा समाप्ति के आदेश के बाद भी मनरेगा कर्मचारी धरने पर डटे हुए हैं। दरअसल बीते शनिवार को पिछले 79 दिनों से धरना दे रहे मनरेगा कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में 1294 मनरेगा कर्मचारी, जिनकी संख्या 1294 है और मनरेगा कर्मचारियों की मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो उनका कहना है कि बेरोजगार तो जरूर हो गए, लेकिन प्रदर्शन जारी रहेगा और कर्मचारियों में सरकार और उच्च अधिकारियों के प्रति खासी नाराजगी है। मनरेगा कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर ग्रेड पे दिया जाए। सेवाएं समाप्त होने के आदेश के बाद भी मनरेगा कर्मचारियों का धरना जारी है। उत्तरकाशी के केदार घाट से हैरान और परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर अर्ध जले अंतिम संस्कार के बाद मानव अंग पानी में बह गए, जिसके बाद उन्हें कुत्ते नोचते हुए दिखाई। कोरोना काल में अध जला अंतिम संस्कार। कमजोर दिल वाले इन तस्वीरों को ना देखें। मौत के बाद भी नहीं मिल रहा चैन। उत्तराखंड से कोरोना काल की इससे विभत्स, इससे दर्दनाक, इससे ज्यादा दिल दहला देने वाली और विचलित करने वाली तस्वीर शायद ही कोई देखी होगी। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के केदार घाट की हैं। यहाँ हुए अंतिम संस्कार से लोगों को उम्मीद थी कि उनके अपने जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए उन्हें मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन मोक्ष तो दूर की बात है, यहाँ तो शवों का सही से अंतिम संस्कार तक नहीं हो पाया। भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद कई अधजले शवों के अंग बह गए, जिसके बाद पानी में बहते शव को कुत्ते नोच रहे हैं। मैं यहाँ पे कल पेंटिंग कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि लोग शवों को जला तो रहे हैं लेकिन शवों को आधा छोड़ रहे हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। इस पे जिला प्रशासन और हमारी नगर पालिका को ध्यान देना होगा, क्योंकि हम एक तरफ से गंगा सफाई की बात करते हैं तो ये सफाई यहाँ पे दिख ही रही है कि मुर्दा कैसे यहाँ पे छोड़ा हुआ, कुत्ते और कौवे कैसे नोच नोच के उस लाश को खा रहे हैं। आरोप है कि इन झकझोरने वाली तस्वीरों को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने नगर पालिका और जिला प्रशासन से शिकायत की। बावजूद इसके अध जले शवों के अंगों का
सही से अंतिम संस्कार नहीं किया गया। हालांकि नगर पालिका अध्यक्ष का दावा इससे उलट है। कोविड महामारी को देखते हुए आजकल काफ़ी लोग मृत हुए हैं और कोविड से बहुत सारी जानें गई हमारे बीच के लोगों की। लेकिन क्या हुआ कि काफ़ी लोग जो अंतिम क्रिया उनकी की गई धर्मानुसार, तो काफ़ी लोगों के कुछ अंग छूट गए थे जिनको कुत्ते अपने मुंह में लेके घूम रहे थे, जो मेरे संज्ञान में बीच में आया। तो मैंने या नगर पालिका ने एक निर्णय लिया कि हम एक व्यक्ति को वहाँ खड़ा करें, रखें, जो कि पूरी तरह उस डेड बॉडी को जलाए। इंसान एक तो बेवक्त ही कोरोना के चलते काल के गाल में समा रहा है, तो दूसरी ओर मृत्यु होने पर भी अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हो पा रहा है और नतीजा इस रूप में सामने आ रहा है जिसमें शवों के साथ ऐसी अमानवीयता हो रही है। दिग्वीर वेस्ट, एबीपी गंगा, उत्तरकाशी। और एक बड़ी खबर हल्द्वानी से। सांसद अजय भट्ट मेडिकल कॉलेज पहुंचे। डीआरडीओ के द्वारा बनाए जा रहे अस्पताल का निरीक्षण किया है। सांसद अजय भट्ट ने इस वक्त की बड़ी खबर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अधिकारियों से उन्होंने पूरी जानकारी ली। आज शाम तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश जारी किए गए। 500 बेड के कोविड केयर सेंटर की कल शुरुआत होगी। सेकेंड वेव में इसकी शुरुआत हुई थी बननी, लेकिन अभी तक जो ये शुरुआत इसकी हो नहीं पाई, लेकिन कल से इसकी शुरुआत होगी। हल्द्वानी के साथ ही कुमाऊं के दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को इसका सीधा लाभ होगा। आईसीयू और वेंटिलेटर के साथ ही सारी सुविधाएं इस अस्पताल में हैं। खबर जोशीमठ से, जहां रैनी के ग्रामीणों द्वारा ऋषिगंगा बेसिन में ग्लेशियर के ऊपर दरार की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम 3 दिनों तक ऋषिगंगा में बने झील समेत आसपास के ग्लेशियर्स का जायजा लेने पहुंची। टीम ने जायजा लिया भी वापस लौटी। एसडीआरएफ की एक टीम के मुताबिक ग्लेशियर से कोई खतरा नहीं है। ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी हुई झील भी धीरे धीरे साफ हो रही है। उत्तराखंड में आज एक बार फिर मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग के माने तो प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में आज और कल के दिन कहीं कहीं पर तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में मानसून अभी आया भी नहीं, मगर मुसीबत शुरू हो गई। पौड़ी के बैंकवाड़े गांव में बादल फटने की वजह से कई गौशालाएं तबाह हो गई, तो वहीं खेत खलिहानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों की सूचना के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा। पौड़ी के आमसिरा इलाके में आसमानी आफत बरसी है। बैंकवाड़ी गांव में बादल फटने से हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ग्रामीणों की माने तो रविवार सुबह करीब 3:30 बजे बादलों की कड़कड़ाहट की आवाज सुनाई दी और फिर जोरदार बारिश होने लगी। इस मौसम में कंटिन्यू बरसात हो रही है, तो बादल फटने की एक घटना यहाँ पे हमारे बैंगोड़ी गांव के बगल के गदेरे में हुई है, जो 3:30 बजे के लगभग हुई है, जिससे कि यहाँ पे पूर्व प्रधान जो अनुज ममगाई जी का घर था और एक भरतलाल जी का घर है, वो अभी सुरक्षित है और उनकी गौशाला थी, उससे हमने 3 गायें भी सकुशल निकाल ली हैं ग्रामीणों ने। बादल फटने से पानी साथ बहकर आई मलबे में 2 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई, तो वहीं मलबे में 2 स्कूटी दब गई, जिन्हें बाद में किसी तरह से निकाल लिया गया। बादल फटने से बहुत नुकसान हमारी खेती को भी हुआ है, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि जानमाल का कोई खतरा नहीं हुआ है। 2 स्कूटियाँ बह गई थी, एक मिल गई है और एक की अभी ढूंढ हो रही है, लेकिन इस तरह की कोई घटना यहाँ पे हुई नहीं है। उधर पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भारी तादाद में मलबा आ गया। पानी के साथ बहकर आए मलबे की वजह से हाईवे करीब 1.5 घंटे तक बाधित रहा, जिसे प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद खोला। मौके पे गया था और हमारी राजस्व और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम मौके पे गई है। वहाँ पे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, केवल 2-3 गाय फंसी हुई थी, उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया है पुलिस और राजस्व की टीम और ग्रामीणों की मदद से। और कुछ लोगों के 1-2 गाड़ियों नुकसान होने की संभावना या और इनको बताया जा रहा है, सूचना बताया जा रहा है, और जो रोड थी अभी खोल दी गई है। प्रशासन बादल फटने से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है, ताकि ग्रामीणों को उनके नुकसान का मुआवजा दिलाया जा सके। एबीपी गंगा के लिए
पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।